अभी तक इसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अगर अभी तक की बात करेंगे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को एज दिखाई पड़ रहा है। अब आखिरी समय तक एज बना रहता है या नहीं बना रहता है, एक अलग तरीके का सवाल होगा। पर एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना कि 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, इसी वजह से जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं और सारी पार्टियों से पहले उन्होंने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको डर लग रहा था कि पटपरगंज में मनीष सिसोदिया को दिक्कत हो सकती है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करने का काम किया है। देखिए, राखी बिरलान और मनीष सिसोदिया। मैं एक चीज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ से डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी थी। एक 10 साल बल्कि 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा 2022 से एमसीडी में उनकी सरकार है तो उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी, और एमसीडी की जो एंटी इनकम्बेंसी तो ज्यादा खतरनाक होती। तीसरा, इनके 70% ऐसे विधायक हैं जो 2013 में भी चुन के आए थे, 2015 में भी चुन के आए थे, 2020 में भी चुन के, उन तीनों विधायकों के खिलाफ भी इनकी इनकम्बेंसी। लेकिन एक चीज जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा कि जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस बार बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हरा पाई। मेरा कहना यह कि जब तक कांग्रेस पार्टी 15% से ज्यादा वोट लेकर नहीं ले आएगी और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54 से घट के 44 पे नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सही पकड़े हैं कि अभी भी बीजेपी के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उसका जो सोशल बेस है पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वो 36% के आसपास, 37% के आसपास बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा है। अगर उसके ऊपर हर तीसरा व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, 36% पर वो कायम है, लेकिन आम आदमी पार्टी 54 पर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अगर आप नतीजों को देखिएगा तो कुल मिलाकर विधानसभा में देखिए 54% अगर आम आदमी पार्टी है तो 38%, 39% आप कह सकते हैं। ये वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का। 15% का गैप है, ह्यूज गैप है। हाँ, एक ह्यूज गैप है, बड़ा गैप है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी की रणनीति क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप कहते हैं कि ये, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि तो गाली गलौज वाली पार्टी है। एक तो अगर आपसे मुमकिन हो पाए तो समझा दीजिएगा कि रमेश भिदुड़ी में ऐसे कौन से हीरे लगे हुए हैं कि आप लोग मतलब उनको इतना जरूरी मानते हैं कि वो व्यक्ति लगातार आपकी पार्टी को एम्बैरस करते हैं, सीरियल ऑफेंडर है, बावजूद इसके उनको टिकट सही मिलता है, और वो भी इंपॉर्टेंट टिकट पर कालका जी पर उनको उतारा गया है मुख्यमंत्री के सामने, आतिशी के सामने। और दूसरा, बिना चेहरा, बिना बड़े नेता। डॉक्टर हर्षवर्धन, जब आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ था तब यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी 31-32 सीटें आई थी, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। दांव लगाने के लिए आपको कुछ बड़े नेता, कुछ विश्वसनीय चेहरे तो चाहिए होते हैं ना। पीएम का चेहरा तो ठीक है, लेकिन राज्य के स्तर पर कौन कौन है? अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही। तो अक्सर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ना विपक्षी दलों को समझ में आती है और ना चैनल वालों को। हरियाणा में ऐसा ही हुआ था और हमने सरकार बना ली थी जब सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो जनता को समझ में आ जाती है और जनता अपना आशीर्वाद दे देती है, इतना मैं जरूर कहूंगा। हाँ, अभी तक जो मैं बात सुन रहा था अंजना जी, उसमें पापी आपके प्रवक्ता बोले हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ये जनता के सवाल है। पुजारियों की याद आपको 10 साल में क्यों नहीं आई? ग्रंथियों की याद 10 साल में क्यों नहीं आई? मौलानाओं की याद आपको आ गई थी, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको भी ठग लिया ठगने वाले अरविंद केजरीवाल ने। और अरे कहना क्या चाहते हो? 17 महीने का वेतन नहीं दिया, जैसा आपने बताया। आपको मालूम है, होम गार्ड डीटीसी पे इनकी सैलरी नहीं दी गई थी और ये स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के प्रोफेसर जो हैं, उनकी सैलरी नहीं दी इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और दिल्ली उच्च न्यायालय का 24 जनवरी 2023 का ऑर्डर देख लीजिएगा, 9 महीने की सैलरी नहीं दी थी इन्होंने, जो अस्पताल में कर्मचारी हैं, 9 महीने की। अब बताइए कि अगर इनके पास इतना ही पैसा था तो फिर इन लोगों को वेतन क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, वादों पे आ जाते हैं। वादों में मैं पूछना चाहता हूं, आप नए नए वादे करते हैं, लेकिन पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे और 500 नए स्कूल बनाएंगे। मैं आज चुनौती देता हूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, 20 नए कॉलेज मत बताइए,
केवल और केवल 30 सेकेंड लगेंगे, 10 नए कॉलेज बता दीजिए और 10 नए स्कूल बता दीजिए। दूसरा, आपने कहा था 30,000 बेड संख्या बढ़ाएंगे अस्पतालों में। मैं पूछना चाहता हूं कितने नए अस्पताल आए? एक नया अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। ये बताते हैं बुराड़ी का अस्पताल 700 बेड का, अरे 30,000 बेड आपने कहे थे। तो इसलिए ये वादों पे भी पूरे नहीं रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसका विपरीत किया। पहला, वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, शीश महल आया। मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो घोटाले आए, शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला और वक्फ बोर्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला। और सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं अंजना जी, अगर किसी पे आरोप लगे तो वो पहले इस्तीफा दे, जब आरोप मुक्त हो जाए उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में राजनीति करे। जब अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे तो वो जेल हो आए, जेल सीएम थे, फिर बेल सीएम बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा किस तरह का ढोंग है ये? जो बातें तुमने कही, जिन असूलों पे तुम लड़े राजनीति में आने से पहले, उन सभी असूलों को कुचल दिया तुमने और उसका विपरीत कृत्य किया। अच्छा, ठीक है। दिल्ली